नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी कुछ मिनट पहले प्रसारण शुरू किया था, प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन कई मित्रों के मैसेज आ गए कि साउंड नहीं है, तो इसलिए मुझे वो बीच में रोकना पड़ा। जिस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आया हूं, वो एक प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न ये है कि क्या अखिलेश यादव और एक पूरी जमात अब उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना चाहती है, कश्मीर के नक्शे कदम पर ले जाना चाहती है। जैसे वहाँ की लीडरशिप पहले पत्थरबाजों के साथ खड़ी दिखाई देती थी, दंगाइयों के साथ जो सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर, जम्मू कश्मीर की पुलिस पर हमलावर होते थे, उनकी हिमायत करते हुए दिखाई देती थी। जो जमात पाकिस्तान की भाषा बोलती थी, वही जबान क्या अखिलेश यादव बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही थी। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि निचली अदालत के आदेश पर जो सर्वे हुआ है, उसे सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी बात कही थी कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन संभल में शांति कायम रहे, ये सुनिश्चित करे। तीसरी बात ये कही गई थी कि 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट इस मामले में कोई फैसला ना सुनाए। याचिकाकर्ता जो मुस्लिम पक्ष है, उसको कहा गया था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, वहां आपकी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी कहा गया कि जब ये याचिका प्रस्तुत हो तो उसके 3 दिन के भीतर आप इसकी सुनवाई करें। और 2 बार ये कहा गया कि शांति बहाल रखी जाए, वहां पर किसी तरह की अशांति पैदा ना होने दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जो एक दिन पहले ही उसने अपने फैसले में दिए। लेकिन अखिलेश बाबू ने क्या किया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मान सम्मान रखते हैं, या इसमें पलीता लगाना चाहते हैं, या संभल पर ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि जो शांति स्थापित होते हुए दिखाई दे रही है संभल में, दुकानें भी खुली है, इंटरनेट भी बहाल हुआ है, पुलिस बल भी अतिरिक्त वहां तैनात किया गया है, लोगों को समझाने बुझाने की भी कोशिशें हुई हैं, तो ऐसे में क्या वहां फिर से अशांति पैदा करना चाहते हैं? हम इस पर भी आएंगे कि वहां ये हालात बिगड़े क्यों, और ये हालात बिगड़ने के पीछे कौन तत्व हैं, किसका हाथ है, किसने वहां भड़काऊ भाषण दिया था और लोगों को प्रेरित किया था सर्वे टीम का घेराव करने के लिए, उसके ऊपर पथराव करने के लिए और वहां आगजनी करने के लिए। ये किसी से कोई अब दबी छिपी बात रह नहीं गई है। छतों से महिलाएं पत्थर फेंक रही हैं, ये विजुअल हमारे और आपके सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जब सर्वे करने वाली टीम सुबह सुबह वहां के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में पहुंची थी, तो एक साथ वहां पर सैकड़ों की संख्या में और फिर हजारों की संख्या में भीड़ कैसे एकत्र हो गई? किसने उसको इन्फॉर्म किया था? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। पत्थरबाजी क्यों की गई, और पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? अखिलेश यादव ने 2 काम किए हैं आज। एक तो जो वहां पर 5 दंगाई या पत्थरबाज
मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है, योगी सरकार से कहा है कि आप भी 1-1 करोड़ जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दें। ये देश में पहली बार हम देख रहे हैं जब दंगाइयों को मुआवजा दिया जा रहा है, पत्थरबाजों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिन्होंने पुलिस पर, प्रशासन पर और जो सर्वे टीम थी, उस पर आक्रमण किया, उनको अखिलेश यादव मुआवजा दे रहे हैं। तो इस देश में अब दंगाइयों को मुआवजा देने की परंपरा अखिलेश यादव शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या की, और ये सीधे-सीधे संभल की और उत्तर प्रदेश की शांति भंग करने की एक राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है। सीधे-सीधे नीयत में खोट है। जब वहां पर अभी निषेधाज्ञा लागू है, राजनीतिक गतिविधियों के लिए अभी संभल को निषेध किया गया है, तो अखिलेश यादव ने अपने 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संभल रवाना क्यों किए? इकरा हसन जो हैं वो कैराना या मुजफ्फरनगर से रवाना हो रही हैं, हापुड़ में उनको रोका जा रहा है। हरेंद्र मलिक जो हैं वो दिल्ली से रवाना होकर के हापुड़ में गाजियाबाद बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं। माता प्रसाद जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनको घर के पास ही रोका जा रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? और अलग-अलग जगहों पर ये राजनीतिक नाटक नौटंकी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, ताकि जहां-जहां उनको रोका जाए तो भीड़ एकत्र हो, एक सीन क्रिएट हो, मीडिया में बयानबाजी आए, योगी आदित्यनाथ सरकार को ये लोग कोसते हुए मीडिया में दिखाई दें। कहने का आशय ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भई आप शांति बनाए रखें, और अखिलेश यादव चाहते हैं कि शांति ना बनी रहे। अब आते हैं मूल विषय पर। ये सर्वे को क्यों रोकना चाहते थे? सर्वे एक कोर्ट का आदेश एक कोर्ट ने दिया है। ये वैसे तो संविधान की दुहाई देते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, और सर्वे करने वाली एजेंसी पर ये टूट पड़ते हैं। और एक दौर का सर्वे जुमे की नमाज से 2 दिन पहले हो चुका था ऑलरेडी, 20 तारीख को हो चुका था। 22 को जुमे की नमाज थी। जुमे की नमाज के समय समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर रहमान वहां क्यों गए थे? एमएलए उनके रिश्तेदार क्यों गए थे? करीबी क्यों गए थे? उनका बेटा क्यों गया था? वहां पर भाषणबाजी क्यों हुई थी? और ये क्यों कहा गया था कि यहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी? मस्जिद को कौन उखाड़ रहा है वहां से? सिर्फ सर्वे की बात थी, और सर्वे का भी विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो वहां पर एएसजी की टीम वगैरह है, उसको भी बैठने नहीं दिया जाता है, और जो वहां के हालात हैं वो जानबूझ करके तनावपूर्ण बनाए गए, भीड़ को इकट्ठा किया गया, और 14-15 ट्रैक्टर ट्रॉली में वहां पत्थर चुग करके भर करके भेजे गए हैं। एक ट्रक जो छतों के ऊपर से, जिस ट्रक में ईंटें भरी जा रही हैं, वो दृश्य भी हमारे सामने है। इतने पत्थर वहां कैसे इकट्ठा हो गए? 20 तारीख को पहला सर्वे हुआ और 24 तारीख को ये दंगा हुआ। 22 तारीख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भड़काऊ भाषण देकर के बेंगलुरु निकल जाते हैं। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और ये समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे जज बैठे हैं ये देश में आग लगा देना चाहते हैं। अखिलेश यादव किस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं,
इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो इनके दूसरे विधायक हैं, उनका बेटा, वो सब नामजद किए गए हैं रिपोर्ट में, इनके करीबी नामजद किए गए हैं। और ये 2700 से ज़्यादा लोगों को नामजद किया, मतलब उसमें एफआईआर में कहा गया है कि 2700 की भीड़ थी। उनमें से बहुत सारे लोगों की तो पहचान हो चुकी है, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये सारा कुछ क्यों किया गया है? क्या इसलिए कि अखिलेश यादव, जो अभी 9 सीटों का उपचुनाव हुआ है, उसके जो परिणाम आए हैं, उससे इस कदर आतंकित हो गए हैं, इस कदर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनको नए सिरे से गोलबंदी और ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ रही है। और क्या कारण हो सकता है ये सब करने का, माहौल खराब करने का? अभी जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, क्या इसको पचा नहीं पा रहे हैं? और इनको लगता है कि केवल हरियाणा और महाराष्ट्र में ही नहीं, बाकी जगहों पर भी, जम्मू कश्मीर में भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है, 29 सीटें जीती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी, इस बार 29 जीत गई है। और कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीटों पर सिमट गई है। इनको लगता है कि इसी गति से अगर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता रहा, उसकी लोकप्रियता बढ़ती रही, और योगी आदित्यनाथ पर अगर किसी तरह के कोई छींटे नहीं पड़ेंगे, दाग नहीं लगेंगे, उनकी लोकप्रियता कम नहीं की जाएगी, तो 2027 का जो इनका टारगेट है, टारगेट तो इनका 2022 भी था, इनकी देश के भीतर बैठी ताकतों की, देश के बाहर भी बैठी ताकतों की ये कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया जाए, अखिलेश यादव की ताजपोशी की जाए, योगी आदित्यनाथ को चलता किया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। मठाधीश को माफिया बताने वाले बयान इन्हीं के आए हैं, तमाम तरह के इस तरह के बयान। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं, आरएसएस को कोसते हैं, गालियां निकालते हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में अभद्र भाषा का यूज करते हैं, और अभी तो केवल इन प्रदेशों के जो नतीजे आए हैं, उससे ये बौखलाहट इस कदर है। महाराष्ट्र में भी सज्जाद नोमानी को आगे करके इन लोगों ने मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि रिवर्स ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। हिंदू सब वहां इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, और नतीजा क्या है? 288 के सदन में केवल 10 मुस्लिम एमएलए जीत पाए महाराष्ट्र में, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को प्रचंड विजय मिली। और क्या हाल हुआ उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, और आपके कांग्रेस का? 50 के नीचे सिमट गए सब। 50 सीटें भी तीनों की नहीं आई हैं। तो खलबली है। कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी, कांग्रेस अलग परेशान है। खरगे का बयान देखिए उठा करके क्या कह रहे हैं कि जी हमारे सहयोगी तो जीत रहे हैं, कांग्रेस ही क्यों हार रही है? सहयोगी कौन जीत रहा है? उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जीत गया, और कांग्रेस जो है वो टापती रह जाती है। तो आत्म मंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और ये देखने की भी जरूरत है कि राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं उनका आप विरोध कर रहे हैं। जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले पाए हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश आप कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं।
इस चीज को जनता बर्दाश्त करती नहीं है। और ये जो कुछ अभी कश्मीर की तर्ज पर यहाँ उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी शुरू करवाई गई है, ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और जितनी कड़ी कार्रवाई संभल में हुई है उससे पहले देखने को नहीं मिलती है। और अभी तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बिहार के भी होने वाले हैं। इन दोनों चुनाव में भी आप लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को उसी तरीके से साफ करेगी जैसे हमने अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में होते हुए देखा है। क्योंकि जो हिंदू हरियाणा और महाराष्ट्र में इकट्ठा हुआ है वो दिल्ली और बिहार में भी होने वाला है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। ये जिस तरीके से खुले आम अब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर उतर आए हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं, दंगाइयों और पत्थरबाजों को मुआवजा बांटना शुरू कर दिया है। ये सब क्या हिंदुओं को दिखाई नहीं दे रहा है? आप संविधान की बात करेंगे, आप आरक्षण की बात करेंगे, आप जाति जनगणना की बात करेंगे और लोकसभा में आपने इसको लेकर के खेल कर भी दिया। लेकिन क्या लोगों की समझ में नहीं आया कि आप ये क्या खेल कर रहे हैं? हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों में विभक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र और हरियाणा का रिजल्ट ये बताता है कि अब पोलराइजेशन हिंदुओं में नए सिरे से हो गया है। वो जो भारतीय जनता पार्टी को एक वहम था जिसमें वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी अब उससे बाहर निकल आई है। योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे जो तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है, ये जो नारा है ये भी इन लोगों को चुभ रहा है, क्योंकि ये एक तरीका रामबाण साबित हुआ है। जो हिंदू बट रहे थे वो नए सिरे से एकजुट हुए हैं। तो अब टैक्टिक्स क्या अपना रहे हैं? मुसलमानों को और ज्यादा डराने की कोशिश कर रहे हैं ये भी, और कुछ मुस्लिमों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे भी। बड़ी दिलचस्प चर्चा किसी चैनल पे मैं देख रहा था। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए झूठ बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, और दूसरी तरफ विष्णु शंकर जैन उनको चित्त कर रहे थे अपने तर्कों से। महबूबा मुफ्ती, उनका एक बयान आया टीवी पे कि जी अभी तो ये मस्जिदों में ही मंदिर ढूंढ रहे हैं, कुछ समय बाद तो ये लोग मुसलमानों के घर में घुस करके वहां मंदिर ढूंढेंगे। महबूबा मुफ्ती की इस चुनाव में क्या हालत हुई और लोकसभा चुनाव में क्या हालत हुई है ये सबको पता है। और अखिलेश यादव को अगर राजनीतिक तौर पर जीवित रहना है तो केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण करके, मुसलमानों के नाम पर जो भीड़ दंगाई के रूप में इकट्ठा होती है और कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे हो रहा है उस टीम को निशाना बनाती है, अगर ये ऐसे दंगाइयों के साथ खड़े हुए दिखेंगे तो इनका हाल भी महबूबा मुफ्ती जैसा होते हुए देर नहीं लगेगी। और ये जो लोकसभा चुनाव में काट की हांडी चढ़ी है, गलत बयानियों से, लोगों को उकसाने बांटने की वजह से, ये काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं। कई मित्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते, ऑल वाला दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।